हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, ईंधन और विस्फोटक, यानी कि फ्यूल एंड एक्सप्लोजिव। 50 से ज़्यादा हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। ज़्यादातर जो सवाल है वो है ईंधन के ऊपर, 5 से 6 सवाल है जो है विस्फोटक के ऊपर। और ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है, एक वीडियो और आएगा केमिस्ट्री के अंदर, उसके बाद आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पदार्थ जो अकेले या अन्य पदार्थों से प्रतिक्रिया कर यानी कि रिएक्शन कर हीट उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, कहलाता है। तो ये ईंधन की परिभाषा है, ये हमारा आंसर। निम्न में कौन एक आदर्श ईंधन की विशेषता नहीं है, एक आइडियल फ्यूल की विशेषता नहीं है? यह आसानी से और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। जो एक आइडियल फ्यूल हम बोलते हैं वो हमें आसानी से मिल जाता है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। थोड़े बहुत अमाउंट में है तो हम उसे ईंधन, आइडियल फ्यूल हम उस ईंधन को नहीं बोलेंगे, आदर्श ईंधन नहीं बोलेंगे। और अगर निकालने में ज़्यादा खर्चे आ रहे हैं या फिर आसानी से हम निकाल नहीं पा रहे हैं उस ईंधन को जहाँ से भी हम लोग प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसे हम आइडियल फ्यूल नहीं मानेंगे। तो जो आइडियल फ्यूल होता है वो आसानी से हमें मिल जाता है, उसको एक्सेस करना आसान होता है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इसका ऊष्मीय मान उच्च हो, मतलब हम कम ईंधन को जला करके ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे 2 फ्यूल है, मान लीजिए ए है और बी है, दोनों का हम 1-1 ग्राम लेते हैं। अगर हम इसको जलाते हैं तो हमें मान लो 50 जूल एनर्जी मिलती है, 50 जूल हमें ऊष्मा मिलती है। और इसको जलाने पर हमें मानकर चलो कि 10 जूल हमें ऊष्मा मिलती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू किसके पास ज़्यादा है? ए वाले के पास ज़्यादा है। तो ए जो है ये ज़्यादा अच्छा फ्यूल हुआ बी की तुलना में। अगर हम बात करें कैलोरीफिक वैल्यू के अनुसार, तब अब मान लो इसी में ए ज़्यादा पोल्यूशन करता है, बी नहीं करता है, तो फिर इस हिसाब से क्या हो जाएगा? बी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन अच्छा फ्यूल है, कौन नहीं है। तो ऊष्मीय मान उच्च हो, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा मिल जाए कम से कम मात्रा जलाने में। तो एक आदर्श ईंधन के पास ये विशेषता भी होनी चाहिए। कम से कम प्रदूषण करें, ये भी सही है, ये होनी ही चाहिए। इसका भंडारण और स्थानांतरण मुश्किल हो, इसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना ये ईजी ना हो, मुश्किल हो, तो ये एक आदर्श ईंधन की विशेषता नहीं है। जो एक आदर्श ईंधन हम बोलते हैं उसका भंडारण करना आसान होता है, स्टोर करना आसान होता है और ट्रांसपोर्ट करना भी आसान होता है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुश्किल हो, ये गलत हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है। निम्न में कौन सबसे अच्छा ईंधन होता है? अगर हम ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन में अगर हम तुलना करें तो गैसीय ईंधन जो है वो सबसे अच्छा ईंधन होता है। कोल गैस मिश्रण है। कोल गैस को आप कोयला गैस भी बोल सकते हो, कोल का मतलब कोयला होता है। तो जो कोल गैस है ये कैसे बनती है? कोयले का जो एक प्रकार होता है बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, ये सारे कोयले के प्रकार होते हैं। इनमें जो बिटुमिनस कोयला का जो प्रकार है इसके भंजक आसवन से प्राप्त होता है कोल गैस, कोक, अलकतरा। ये 3 चीज़ जो है ना, ये बिटुमिनस कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। भंजक आसवन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं है, ये है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन के जरिए हम लोग पेट्रोलियम से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हैं, यह है भंजक आसवन। भंजक आसवन, प्रभाजी आसवन नहीं है। तो इससे हम लोग कोल गैस, कोक, अलकतरा ये सारे प्राप्त करते हैं। हमसे पूछा है कि कोल गैस में कौन कौन से घटक हैं, ये किसका मिश्रण है? तो देखो सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन, लगभग में है ये सारे 55%, ये सारे परसेंटेज में जो है वो लगभग में है, एग्जैक्ट हो जरूरी नहीं है। मीथेन 30%, कार्बन मोनोऑक्साइड 4%, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 3% और बाकी के ये सारे होते हैं अशुद्धि के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब मिलाकर के 8%। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। हाइड्रोजन है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। कोल गैस का प्रमुख घटक है। सबसे ज़्यादा आपने क्या देखा कोल गैस में? सबसे ज़्यादा आपने देखा हाइड्रोजन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे होते हैं लेकिन हमें एक चूज करना है जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है, तो ये हमारा आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। निम्न में कौन भाप अंगार गैस है? भाप अंगार गैस को हम लोग वाटर गैस भी बोलते हैं। वाटर गैस, जल गैस, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कैसे यहाँ पर ये जो वाटर गैस बनती है ये भी आप ध्यान में रखना।
जो लाल तप्त कोक होता है, यानी इसमें कोक है जिसको काफ़ी ज़्यादा गर्म किया गया है, तो यहाँ पर रेड हॉट कोक होता है, लाल तप्त कोक होता है। इससे प्रवाहित करवाया जाता है एक बार वायु को, एक बार भाप को, एक बार वायु एक बार भाप, तब जाकर के यहाँ से बनती है वाटर गैस, जल गैस। उसके बाद है वायु अंगार गैस। वायु अंगार गैस को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस ये मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी कुछ वैसा ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर है। हम वहाँ पर कोक लेते हैं, यहाँ पर हम कोक कोयला कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ भी कोक हो या फिर कोयला हो, काफ़ी ज़्यादा गर्म किया जाता है और यहाँ पर मिक्सचर भेजा जाता है एयर और स्टीम का, यानी वायु और भाप का मिक्सचर भेजा जाता है। वहाँ पर हम लोग एक बार एयर भेजते थे, एक बार स्टीम भेजते थे। यहाँ पर हम लोग एक साथ मिक्सचर भेजते हैं और तब जाकर के यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस बनती है। तो सी हमारा यहाँ पर आंसर। निम्न में कौन पेट्रोलियम के संदर्भ में असत्य है? पेट्रोलियम के बारे में बताना है कि कौन गलत है। इसका निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ, ये स्टेटमेंट सही है। ये तो आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों या प्रभाजों को अलग करने की विधि को परिष्करण कहते हैं, यानी कि रिफाइनिंग कहते हैं। जो पेट्रोलियम होता है, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, डीजल प्राप्त करते हैं। पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोलियम गैस जिसे लिक्विफाई किया जाता है और हमारे घरों में सिलेंडर में भर करके भेजा जाता है, तो उसे हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये सारे क्या है, ये सारे फ्यूल हैं, ये सारे फ्यूल हैं। तो जो क्रूड ऑयल होता है, इसी को हम लोग पेट्रोलियम बोलते हैं। इसी क्रूड ऑयल से ये सारे जो फ्यूल्स हैं ये अलग किए जाते हैं। जिस मेथड से अलग किए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सारे प्रभाज है और इसको अलग करना प्रभाजी आसवन कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। जबकि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि कोयले से कोक, अलकतरा, कोल गैस, ये सब जो प्राप्त करते हैं वो होता है भंजक आसवन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये है प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जो ऑयल रिफाइनरी होता है, जहाँ ऑयल को रिफाइन किया जाता है, क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, वहाँ पर यही चीज़ करवाया जाता है, प्रभाजी आसवन करवाया जाता है ऑयल रिफाइनरी में। इन सारे संकटों को अलग किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पेट्रोलियम से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। जैसे ये सारे फ्यूल्स तो हमें मिलते ही हैं, इसके अलावा भी बहुत तरह के पदार्थ मिलते हैं, बहुत तरह के पदार्थ मिलते हैं जिनका उपयोग हम अपने डे टू डे लाइफ में जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनको बनाने में होता है। जैसे कि बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन हो गया, टोल्यून हो गया, उसके बाद प्रोपीन हो गया, इथीन हो गया, ये सारे। तो कई तरह के उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनका इस्तेमाल हम फ्यूल की तरह तो नहीं करते हैं, लेकिन हम जो अपने दैनिक जीवन में चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक हो गया, साबुन हो गया, डिटर्जेंट, ड्रग्स हो गया, डाई हो गया, ये सारी चीज़ें जो हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इन सबको बनाने में उन पदार्थों का इस्तेमाल होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पेट्रो रसायन, यानी पेट्रोलियम से प्राप्त केमिकल। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो ये गलत हो जाएगा। यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये हमारा पेट्रोलियम है, कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, जो हम विदेशों से खरीद करके लाते हैं, और उसके बाद हमारे देश के अंदर जो रिफाइनरी है वहाँ पर इस क्रूड ऑयल को भेज दिया जाता है। वहाँ पर प्रभाजी आसवन के द्वारा इन सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर लिए जाते हैं। यही है संघटक, यही है प्रभाज। और किस विधि के द्वारा किया जाता है? प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो क्रूड ऑयल से हमें मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं, और उनका क्या उपयोग है, एक बार आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। निम्न में कौन सी गैस तेल के कुओं से निकाली जाती है? तो यहाँ आप देख सकते हो ये तलाशय चट्टान है जहाँ से तेल बन रहा है, ये तेल है, यहीं से तेल को बाहर निकाला गया जिसे हम लोग पेट्रोलियम बोलते हैं या फिर क्रूड ऑयल बोलते हैं। और इस तेल के जस्ट ऊपर यहाँ देखो गैस दिखलाया गया है, इस गैस को भी हम लोग निकालते हैं, तो इसे हम लोग प्राकृतिक गैस बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं। इसी को हम लोग कंप्रेस्ड कर देते हैं तो CNG बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। पाइप के जरिए भेजते हैं घरों में कुकिंग के लिए, तो उसे हम लोग PNG बोलते हैं, पाइप्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जहाँ से तेल को निकाला गया वहीं से नेचुरल गैस को भी निकाला जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, CH4।
निम्न में कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्न में कौन एक फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे क्या है? जीवाश्म ईंधन है। यूरेनियम नाभिकीय ईंधन है, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयले का मुख्य घटक है, कोयले का मुख्य घटक क्या है? कार्बन है। कोयला जो है ये मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। मृत वनस्पति यानी कि मरे हुए पेड़ पौधे के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को हम लोग कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, इसीलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। निम्न में कौन सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, यानी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है? तो ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। पहला है पीट, जो सबसे पहले बनता है, सबसे पहले पीट बनता है। बहुत सारे लोग इसको कोयला मानते भी नहीं हैं। धीरे धीरे यही पीट कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट में, जिसे हम लोग ब्राउन कोयला, भूरा कोयला भी बोलते हैं। फिर यही लिग्नाइट कन्वर्ट होता है बिटुमिनस में, जिसे सॉफ्ट कोल यानी कि मुलायम कोयला भी बोलते हैं, मृदु कोयला भी बोलते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में बनता है एंथ्रेसाइट, जिसे कठोर कोयला भी बोलते हैं। इसमें सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट होता है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिटुमिनस, सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिटुमिनस। तो सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन हो जाएगा? एंथ्रेसाइट हो जाएगा। दुनिया का अधिकांश कोयला का किस्म होता है, दुनिया में अधिकांश कोयला जो है वो बिटुमिनस टाइप का है। तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है, तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। कोयले की पहली अवस्था है, तो कोयले की पहली अवस्था है पीट और सबसे आखिरी है एंथ्रेसाइट, तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर। निम्न में सही विकल्प चुने। एंथ्रासाइट कोयला जलने पर धुआं नहीं देता है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक, अलकतरा और कोल गैस प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को कोयले का भंजक स्रवण या फिर भंजक आसवन कहते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर जो कोयला होता है वो बिटुमिनस होता है। कोयले का उपयोग धातु कर्म में अवकारक के रूप में किया जाता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है मेटलर्जी में कोयले का उपयोग। तो इनमें से सभी जो है ये सही विकल्प है। पेट्रोलियम डैश का मिश्रण है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन आप जानते ही हो, हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है केवल, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारे, इन सब का क्या है? मिश्रण है। पेट्रोलियम को डैश भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को हम लोग क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। पेट्रोलियम को हम लोग चट्टान तेल, रॉक ऑयल भी बोलते हैं, मिनरल ऑयल भी बोलते हैं, खनिज तेल, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। ये सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं पेट्रोलियम को। तो इनमें से सभी। निम्न में क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं किया जाता है? पेट्रोलियम से हम लोग पेट्रोल प्राप्त करते हैं, केरोसिन प्राप्त करते हैं, डीजल प्राप्त करते हैं। कोल गैस कोयले से प्राप्त होता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल, इन सब को प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम के ये प्रभाजी आसवन के द्वारा, और कोल गैस को कोयले से प्राप्त किया जाता है भंजक आसवन के द्वारा। पेट्रोलियम से इसके विभिन्न अवयव को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? प्रभाजी आसवन द्वारा। पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है, पेट्रोलियम गैस को भी पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम गैस यानी कि पीजी, इसी को हम अगर द्रवित कर दें, लिक्विफाई कर दें, तो हो जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका इस्तेमाल हम लोग घरों में करते हैं कुकिंग के लिए। क्या होता है इसका मुख्य घटक? प्रोपेन और ब्यूटेन। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसी को हम लोग रसोई गैस भी बोलते हैं। रसोई गैस का मुख्य घटक है, तो रसोई गैस हम लोग एलपीजी को ही बोलते हैं, तो प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें दुर्गंध देने वाली पदार्थ डैश को मिलाया जाता है। अगर गैस यहाँ से मान लो लीक हो रही है तो एक गंदी सी बदबू आती है, वो गंदी सी बदबू आए इसके लिए इसमें मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन। तो ये नाम याद रखिएगा, इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है ताकि जरा सा भी रिसाव हो तो हमें पता लग जाए इसके दुर्गंध से। स्वचालित वाहनों में किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? स्वचालित वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल और डीजल का, तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोल और डीजल का। 1 ग्राम ईंधन के ऑक्सीजन में पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से कंप्लीटली जलने पर प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। 1 ग्राम ईंधन लेते हैं, ऑक्सीजन में हम इसे अच्छे से जलाते हैं पूरी तरह से, तब जो हमें ऊष्मा मिलती है उसे हम लोग इस ईंधन का बोलते हैं ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू। इस फ्यूल का हम लोग बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू,
सबसे ज़्यादा हम लोग ऊष्मीयमान याद रखेंगे हाइड्रोजन के लिए कि हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का डैश कहते हैं। न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे हम लोग उस पदार्थ का ज्वलन ताप बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, इंग्लिश में इग्निशन टेम्परेचर। निम्न में कौन दहन के बारे में असत्य है? जब हम दहन करवाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और प्रकाश उत्पन्न होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सारे दहन जो होते हैं वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। हम कंबशन करवा रहे हैं, जला रहे हैं, तो क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं? बर्न करते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी है, यानी कि एक्सोथर्मिक है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग दहन करवाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन गलत सुमेलित है? गलत मैच्ड है, इनकरेक्ट मैच्ड है। दहनशील पदार्थ यानी जो जलता है जो पदार्थ, तो कार्बन जलता है, ये सही है। मोमबत्ती भी जलती है ना, तो ये अदहनशील पदार्थ नहीं होगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। मोमबत्ती भी दहनशील पदार्थ है। दहन का पोषक मतलब जो दहन को, कंबशन को सपोर्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन, आप जानते हो जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को, तो ये दहन का पोषक है, यानी कि सपोर्टर है कंबशन का, तो ये जो मिलान है ये सही है। दहन का अपोषक यानी जो सपोर्ट नहीं करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना ही जलता है ना ही जलने में सहायक है, तो ये दहन का अपोषक है, ये रोकता है दहन को। आग बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि ये दहन का अपोषक है, तो ये भी सही है, बी हमारा आंसर। निम्न में कौन असत्य कथन है? सॉरी माफ करना, सत्य कथन है। कौन जो है वो सही कथन है? सभी दहन अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया होती है, तो सभी दहन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ना कि अवकरण, तो ये गलत है। सभी दहन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये स्टेटमेंट सही है। सभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया दहन अभिक्रिया है, मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है, सभी दहन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। जैसे सोडियम है, सोडियम से आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ पर +1 है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, बट ये कंबशन नहीं है, ये दहन नहीं है। इसीलिए सारे ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है वो दहन अभिक्रिया हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे दहन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, तो ये गलत है, लेकिन ये सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सभी अवकरण अभिक्रिया दहन अभिक्रिया होती है, तो ये भी गलत है। माचिस की तीली का जलना उदाहरण है। जो जलना है, दहन है, वो कई प्रकार के होते हैं। एक जो तुरंत जल उठता है, जिसमें आग जो है तुरंत लग जाती है, रैपिड कंबशन बोलते हैं उसे, द्रुत दहन बोलते हैं उसे। जैसे माचिस की तीली का जलना, माचिस की तीली को जैसे हम लोग घिसते हैं तो क्या होता है, वो माचिस की तीली जल उठती है, तो ये एग्जाम्पल है द्रुत दहन का, यानी कि रैपिड कंबशन का। एक मंद दहन, जो रेस्पिरेशन है वो भी क्या है, दहन ही है, कंबशन ही है, तो वो धीरे धीरे होता है, तो वो मंद दहन का एग्जाम्पल है, यानी कि स्लो कंबशन। स्वतः दहन यानी कि अपने आप जल उठना, जैसे कि व्हाइट फास्फोरस एयर में आते ही अपने आप जल उठता है, वो हमारा हो जाएगा स्वतः दहन का, ऑटोमेटिक ऑटो कंबशन। उसके बाद विस्फोट का, एक्सप्लोजन, पटाखे का जलना, इसमें लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, आवाज़ आती है और प्रकाश उत्पन्न होता है, तो यह एक्सप्लोजन, विस्फोट आप जानते ही हो कि क्या होता है इसमें। तो हमारा आंसर था यहाँ पर सी, द्रुत दहन का। माचिस की तीली का जलना उदाहरण है द्रुत दहन का, यानी कि रैपिड कंबशन का। एक प्रणोदक के पास गुण होना चाहिए, यानी कि रॉकेट फ्यूल को हम लोग प्रणोदक बोलते हैं, इसके पास गुण होना चाहिए अधिक मात्रा में गैस उत्पन्न करें, क्योंकि गैस पीछे की ओर इजेक्ट करेगा रॉकेट, तो रॉकेट आगे की ओर जाता है, यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। और ऊर्जा उत्पन्न करें, सही है। इनका दहन बहुत ही तेज़ी के साथ हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस तेज़ी के साथ गैस जो है ये बाहर निकल पाए और जलने के बाद कोई अवशेष ना बचे, तो ये सारे जो हैं ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए प्रणोदक के पास। निम्न में कौन रॉकेट प्रणोदक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है?
द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, द्रव अमोनिया का, हाइड्रोजन का, कोयले का उपयोग नहीं किया जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। दुनिया का सबसे पहला आधुनिक तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? ये खोदा गया अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पेंसिल्वेनिया में, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दुनिया का सबसे पहला तेल का कुआं खोदा गया था, आधुनिक तेल का कुआं खोदा गया था। दुनिया का पहला तेल प्रशोधक कहाँ खोला गया था? तेल का कुआं खोदा गया पहली बार अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में, ठीक है। उसके बाद तेल प्रशोधक यानी कि ऑयल रिफाइनरी, जहाँ हम लोग प्रभाजी आसवन करवाते हैं और पेट्रोलियम से अलग अलग प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हैं, ये खोला गया पोलैंड के जासलो में। बट ये बहुत ही स्मॉल था, बहुत ही छोटा था रिफाइनरी। इसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से एक बड़ा रिफाइनरी खोला रोमानिया के प्लोएस्ती में। मैं यहाँ पर आंसर सी मार रहा हूँ। देखो, खोला पहले जासलो में बट ये छोटा था, उसके बाद खुला रोमानिया में, रोमानिया के प्लोएस्ती में। मैं आंसर यहाँ पर सी मार रहा हूँ। देख लेना आपके एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो विकल्प में क्या है, इनमें से जो दिख जाए उसको टिक मार देना, जो दिख जाए उसको टिक मार देना। दोनों में से कोई एक ही मिलेगा आपको, दोनों नहीं मिलेगा। मैं जानबूझ करके 2 डाल देता हूँ यहाँ पर ताकि आपके ध्यान में रहे ये चीज़, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। मैं यहाँ पर सी मार रहा हूँ क्योंकि ये जो रिफाइनरी खुला यहाँ पर ये बड़ा था और एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर रिफाइनिंग प्रोसेस होता था, ये बहुत ही छोटा था। तो सी जो है मैं यहाँ पर आंसर टिक मार रहा हूँ। आप देख लेना एग्जाम में क्या विकल्प में दिया जा रहा है, उसको आप टिक मार देना। भारत में या फिर बोल दो एशिया में पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? भारत में या फिर बोल दो एशिया में पहला तेल का कुआं खोदा गया था असम के दिग्बोई में। दिग्बोई को कहा जाता है ऑयल सिटी ऑफ असम। यहाँ पर पूरे एशिया में सबसे पहली बार तेल का कुआं खोदा गया था 1866 में, और यहीं पर दिग्बोई में ही भारत के अंदर सबसे पहला ऑयल रिफाइनरी खोला 1901 में। 1866 में तेल का कुआं खोदा गया और 1901 में भारत के अंदर पहली बार एक ऑयल रिफाइनरी खोला गया 1901 में। तो ये भारत का पहला ऑयल रिफाइनरी जो है वो दिग्बोई में है। सबसे पुराना बोल दो, सबसे पहला बोल दो, दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी है। निम्न में से किसे भारत में तेल उद्योग का जन्मभूमि माना जाता है? दिग्बोई, बी हमारा आंसर। वर्तमान में भारत में कुल कितने तेल रिफाइनरी है? वर्तमान में भारत के अंदर कुल 23 तेल रिफाइनरी है। टोटल 23 तेल रिफाइनरी है जहां पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। इसमें सबसे पुराना तो आपने देख ही लिया, सबसे पुराना आपने देख लिया दिग्बोई जो कि असम में है, और सबसे नया है पारादीप में जो कि है उड़ीसा में, पारादीप रिफाइनरी उड़ीसा में। ये सबसे नया है और सबसे पुराना, सबसे पहला है दिग्बोई। ऑक्टेन संख्या जानकारी देती है। ऑक्टेन जो है ये 8 कार्बन वाला एल्केन है, तो ऑक्टेन नंबर जानकारी देती है पेट्रोल के क्वालिटी के बारे में। ऐसे ही डीजल के क्वालिटी के बारे में बतलाती है सीटेन नंबर। जो सीटेन है ये 16 कार्बन वाला एल्केन होता है। तो सीटेन नंबर हमें बताती है डीजल के क्वालिटी के बारे में, ऑक्टेन नंबर हमें बताती है पेट्रोल की क्वालिटी के बारे में। अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है मतलब पेट्रोल की क्वालिटी जो है वो अच्छी है, अगर ऑक्टेन नंबर लो है मतलब क्वालिटी पेट्रोल की लो है। जो पेट्रोल इंजन होता है इसमें एक समस्या आती है नॉकिंग की। अगर नॉकिंग हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इंजन जो है वो डैमेज हो रहा है। अगर हम इस समस्या को दूर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो गाड़ी का जो इंजन है वो खराब हो जाएगा। तो नॉक का मतलब समझ रहे हो ना, खटखटाना, नॉक करना। जैसे मैं बोलूँ दरवाजे को नॉक करो मतलब आप दरवाजे को खटखटाओगे। तो जब नॉकिंग होती है तो मेटेलिक साउंड निकलती है इंजन से, एक मेटेलिक साउंड निकलती है इंजन से। खैर ये मेटेलिक साउंड से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है कि ये मेटेलिक साउंड हमें ये बताती है कि इंजन नॉक कर रहा है, मतलब इंजन जो है आपका सही से काम नहीं कर रहा है, वो डैमेज हो रहा है धीरे धीरे। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो फ्यूल होता है जैसे कि पेट्रोल, इसमें मिला दिया जाता है एंटी नॉकिंग सब्सटेंस, एंटी नॉकिंग एजेंट। ये एंटी नॉकिंग एजेंट नॉकिंग को रोकेगा, मतलब इंजन को डैमेज होने से रोकेगा। तो पहले इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पर टेट्रा इथाइल लेड यानी कि लेड कंपाउंड मिलाया जाता था फ्यूल के साथ। लेकिन
अब इसको नहीं मिलाया जाता है क्योंकि इसमें लेड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है ह्यूमन हेल्थ के लिए। इसीलिए इस पर लगा दिया गया रोक कि भाई इसको नहीं मिलाना है। तो इसके जगह पर अब मिलाया जाता है यहाँ पर आइसोऑक्टेन, आइसोऑक्टेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन का मिक्सचर। इसका मिक्सचर मिला दिया जाता है फ्यूल के साथ, पेट्रोल के साथ। तो जो ऑक्टेन संख्या है ना, ये हमें ये बताता है कि इसमें ऑक्टेन कितना है, ऑक्टेन का क्या परसेंटेज है, और ये जो हेप्टेन है इसका क्या परसेंटेज है। मान लीजिए कि अगर ऑक्टेन नंबर जो है ये 91 है, ऑक्टेन नंबर ये 91 है जो कि नॉर्मल पेट्रोल में होता है। अगर ये 91 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 91% इसमें ऑक्टेन है, अब बाकी का जो 9% है ये हेप्टेन है। अगर मान लीजिए कि 97 है, यानी कि ये एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल है, मतलब 97% इसमें ऑक्टेन है और 3% इसमें हेप्टेन है। जो टोटल मिक्सचर मिलाया गया है ऑक्टेन का और हेप्टेन का, उसमें 97% जो है ये ऑक्टेन है और 3% यहाँ पर हेप्टेन है। तो यही चीज़ हमें बतलाती है ऑक्टेन नंबर। अगर ऑक्टेन नंबर 93 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 93% ऑक्टेन है हेप्टेन ऑक्टेन के मिक्सचर में, और बाकी के जो 7% है वो हेप्टेन है। तो ऑक्टेन संख्या अगर अधिक है, मतलब क्या हुआ कि पेट्रोल की जो क्वालिटी है वो बढ़िया है, इंजन को नॉक होने से वो पेट्रोल बचाएगा। तो अलग अलग ऑक्टेन नंबर वाला जो पेट्रोल होता है वो जो है पेट्रोल पंप पर मिलता है। हर पेट्रोल पंप पर मिले ये ज़रूरी नहीं है, बट बहुत सारे पेट्रोल पंप पर आपको ये अलग अलग पेट्रोल आपको दिख जाएंगे जिनमें ऑक्टेन नंबर जो है वो अलग अलग होती है। सीसा का कौन सा यौगिक अपस्फोटन रोधी यानी कि एंटी नॉकिंग कंपाउंड या फिर एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह उपयोग किया जाता था, पहले किया जाता था, अब नहीं। यह है टेट्राइथाइलेट, TEL। ये एक बहुत ही अच्छा एंटी नॉकिंग एजेंट था, बट इसका जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता था हेल्थ पे, इसीलिए इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया। तो बी हमारे यहाँ पर आंसर। गैसोहोल मिश्रण है, गैसोहोल मिश्रण है पेट्रोल और एथेनॉल का, पेट्रोल और एथेनॉल का। एथेनॉल मतलब CH2OH। तो ये जो एथेनॉल है ये इसमें 10% होता है और पेट्रोल यहाँ पर 90% होता है। सी हमारा आंसर। गैसोहोल में एथेनॉल की मात्रा होती है लगभग, एथेनॉल है तो 10% और पेट्रोल इसमें 90%। निम्न में कौन वनस्पति तेल और जंतु वसा के हाइड्रोजनीकरण से बनता है? तो ग्रीन डीजल हम इसे बोलते हैं। ग्रीन डीजल प्राप्त किया जाता है वनस्पति तेल और जंतु वसा के हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजिनेशन से। और पेट्रोलियम डीजल हो गया जो हम लोग क्रूड ऑयल से अलग करते हैं। पाइप्ड नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है। जो नेचुरल गैस आपने देखा था कि जो तेल की जो कुआं है वहीं से जो है नेचुरल गैस को भी निकाला जाता है। इसी को कंप्रेस्ड कर दो तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और पाइप के जरिए भेजो तो पाइप्ड नेचुरल गैस PNG। तो PNG का इस्तेमाल जो है रसोई में खाने पीने की चीज़ों को यानी कि कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, घरों में भेजा जाता है पाइप के जरिए इस नेचुरल गैस को। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है, मिक्सचर नहीं है? तो एयर मिक्सचर है। रसोई गैस यानी कि LPG आप जानते हो, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये तो मेन कंपोनेंट दो हो गए यहाँ पर, और भी होते हैं। गैसोलीन, पेट्रोल और आसुत जल। आसुत जल ये प्योर वाटर होता है, ये प्योर वाटर होता है, मतलब इसमें आपको यौगिक मिलेगा H2O बस हो गया, बाकी दूसरा पदार्थ नहीं होता, इसलिए ये मिश्रण नहीं है, कंपाउंड बोल सकते हो आप आसुत जल को कि ये लिक्विड कंपाउंड है, द्रव्य यौगिक है। निम्न में कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं है? तो फेनॉल के ऊपर ही देखो 3 नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं, तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ट्राई नाइट्रोफेनॉल TNP। तो TNP बोल दो या फिर पिक्रिक अम्ल बोल दो, ये विस्फोटक पदार्थ है। ट्राई नाइट्रोटोल्यून, यहाँ जो OH है ना, इस OH को हटा दो और यहाँ पर लगा दो CH3, तो हम बोलेंगे इसे TNG, माफ़ करना TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यून। उसके बाद ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, जिसका इस्तेमाल किया जाता है डायनामाइट बनाने में, डायनामाइट के निर्माण में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है, यही उसमें विस्फोटक पदार्थ होता है। इसका देख सकते हो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, याद नहीं रखना है, बस आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ट्राई नाइट्रो मतलब 3 नाइट्रो, यहाँ पे 3 नाइट्रो है, तो ये तीनों जो है ये है विस्फोटक पदार्थ। डी हमारा आंसर। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल डायनामाइट में किया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, जिनके सम्मान में नोबेल प्राइज दिया जाता है। निम्न में किसका रासायनिक नाम साइक्लो ट्राइमिथाइलिन
ट्राइनाइट्रामाइन है, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन है, ये है RDX। RDX का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताएं। RDX का फुल फॉर्म आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। RDX बोलते हैं इसे, साइक्लोनाइट बोलते हैं, हेक्सोजीन बोलते हैं, T4 बोलते हैं, ये अलग अलग नाम है RDX के लिए और इसका रासायनिक नाम ये होता है। RDX की खोज किसने की? RDX की खोज की हैनिंग ने। डैश आतिशबाजी में हरा रंग देता है। जैसे कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जो ऊपर जाकर ब्लास्ट करते हैं और अलग अलग कलर देते हैं, तो अलग अलग कलर के पीछे अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है कि हरा रंग देने वाला कौन सा सॉल्ट होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। जो रेड कलर है इसके लिए इसमें मिलाया जाता है स्ट्रोंशियम सॉल्ट। ऑरेंज कलर के लिए कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम लवण का इस्तेमाल होता है। येलो के लिए सोडियम सॉल्ट, ग्रीन के लिए बेरियम सॉल्ट। तो हमारा आंसर यहाँ पर बेरियम लवण हो जाएगा। हो सकता है केवल बेरियम लिख करके आ जाए या फिर बेरियम यौगिक लिख करके आ जाए, कुछ भी लिख करके आए उसमें बेरियम आपको जरूर दिखेगा। ब्लू के लिए है कॉपर सॉल्ट, पर्पल के लिए है कॉपर एंड स्ट्रोंशियम, इन दोनों का मिक्सचर। सिल्वर के लिए है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सॉल्ट। उसके बाद वाइट के लिए है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम टाइटेनियम। ये 8 है। अगर ये आप 8 याद रखते हो तो कोई भी सवाल पूछेगा इसमें से तो आप बता ही दोगे। तो हमारा आंसर यहाँ पर C हो जाएगा। जो यहाँ पर तांबा लवण लिखा हुआ है ये कौन सा कलर देगा? ब्लू। जो यहाँ पर सोडियम लिखा हुआ है ये येलो देगा। जो कैल्शियम लिखा हुआ है ये ऑरेंज देगा। तो ये हमारा यहाँ पर केमिस्ट्री का सेकेंड लास्ट चैप्टर समाप्त होता है। अब एक आखिरी चैप्टर केमिस्ट्री में आएगा और उसके बाद केमिस्ट्री जो है ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।